हम धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम धर्म का व्यापार नहीं करते हैं और धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। पिछले चुनाव में इस मुद्दे की तलाश कर रहे हैं कि जहां लोगों को बांटा जा सके, धर्म के नाम पर लुभाया जा सके, जनभावना के साथ जो साजिश की जा रही है उसका भंडाफोड़ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। बीजेपी पूरे देश को श्री राम के नाम से जय घोष के नारे लगा करके पूरे देश को जश्न में डुबा रखी है। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर, इनसे बात करेंगे। बीजेपी जिस तरीके से नव भव्य राम मंदिर को लेकर के देश के बीच, देश के जनता के बीच में जा रही है, आप लोग के लिए तो 2024 में संकट पैदा हो जाएगा सर। देखिए सौरभ, हम धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम धर्म का व्यापार नहीं करते हैं और धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। और देखिए, ये ऐसा क्यों बीजेपी कर रही है, उसकी मजबूरी क्या है, इसको समझने के लिए हमें जरा 2013-14 में जाना पड़ेगा। 2013-14 में आपने देखा कि मुद्दा क्या था? अच्छे दिन आएंगे, काला धन विदेशों से बाहर वापस आएगा देश में, हर खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर एक साल दी जाएंगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। तो बहुत सारा प्रॉमिस किया गया और ये सारा जो प्लान था, एप्को एक पीआर कंपनी है वॉशिंगटन में, उसने ऑर्गेनाइज किया था और इसमें मदद 2 बाबाओं ने भी किया, बाबा रामदेव ने और महाराष्ट्र से जो हमारे अन्ना हजारे थे। तो इन लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की, तो 2014 में चुनाव जीत गए इस मुद्दे पर। 2019 आते आते ये बातें जुमला साबित हुई और गृह मंत्री ने खुद ही कह दिया कि ये सब चुनावी जुमले थे। तो अब इन्हें कोई नए जुमले की तलाश थी। फिर आपने देखा कि 19 में कैसे पुलवामा और फिर बालाकोट हुआ। अब उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में उस समय के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और सरकार को एक तरह से कटघरे में किया है और एक छद्म राष्ट्रवाद उससे करके, और चुनाव में उसका फायदा मिला। अब इस समय बीजेपी की जो आर्थिक नीति है जी, मैं कुछ आंकड़े सिर्फ बानगी के तौर पर दूंगा, जिसने देश को कंगाली के हालत में डाल दिया है। अभी 2-4 दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कहा है कि हमारा जो डेट और जीडीपी रेशियो है लगभग 100 होने जा रहा है। अगर ये हो गया तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। देखिए, 67 साल में जो विदेशी कर्ज था इस देश पर, वो 50 लाख करोड़ का था और पिछले 9.5 साल में ये बढ़कर 225 लाख करोड़ हो गया है, मतलब 5 गुना बढ़ गया है। तो ये जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं या उज्ज्वला दे रहे हैं या किसान निधि योजना दे रहे हैं, ये सिर्फ विदेशी कर्ज है। और मतलब वो जो बोलते हैं ना, ऋणम लित्वा घृतम पिबेत, जो चारवाक की पॉलिसी है, तो इस तरह से हम ऋण ले रहे हैं और जनता को वो सुविधाएं इसलिए दे रहे हैं ताकि जनता उससे खुश होकर और इन्हें वोट दे। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। आज हालत ये है कि हर जो भारतीय बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर लगभग 1.5 लाख रुपए का कर्ज होता है और जो हमारा जो एनुअल बजट जो बनता है उसका 2/3 सिर्फ जो विदेशों से हमने कर्ज लिया है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करने में चला जाता है। आज अगर आप हमारे देश के हालात को देखें तो
जो हमारे लोगों का इनकम है, एनुअल इनकम है, जैसे अगर सपोज कीजिए 72,000 रुपया एक आम भारतीय का इनकम है, तो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, वहाँ के लोगों का इनकम इससे ज़्यादा है। मतलब एक आम भारतीय, एक श्रीलंकाई और एक नेपाली और एक बांग्लादेशी से गरीब है। ये इनकी आर्थिक नीति रही है। और आपने देखा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 10 साल में 5 लाख करोड़ लोन जो था उसको माफ़ किया गया। पिछले 9.5 साल में ये 25 लाख करोड़ लोन माफ़ किया गया है। और ये लोन किसके माफ़ किए गए हैं? हमारे और आपके नहीं। ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ़ किए गए हैं। तो ये जो कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जो इनको फंड देते हैं, ऐसे लोगों को इनसे लाभ मिला है। एक और मैं डेटा देता हूँ कि पिछले 10 सालों में 10,500 किसानों ने आत्महत्या की है, और किसान और कृषक मजदूर। और ये वही सरकार है जो कहती थी कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आज आप देख रहे हैं किसानों की हालत क्या है। और अंत में एक और मैं देता हूँ कि HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं, जो अरबपति होते हैं इस देश में, हर एक साल लगभग 7,500 से 8,000 उद्योगपति देश को छोड़ के, देश की नागरिकता को छोड़कर विदेश में जाकर बस रहे हैं। और ये वो लोग नहीं है, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोग नहीं है, विजय माल्या जैसे लोग नहीं है। ये वो ईमानदार बिजनेसमैन हैं जिनको लगता है कि इस देश की राजनीतिक और आर्थिक माहौल में ईमानदारी से बिजनेस करना उनके लिए मुश्किल है, और इसलिए वो विदेश जा रहे हैं। तो ये आर्थिक कंगाली हो गई है। और चूंकि इनकी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल ही फेल हो गई है, इसलिए ये जो मैंने कहा कि पिछले 2 चुनाव में हुआ था, तीसरे चुनाव में इस मुद्दे की तलाश कर रहे हैं कि जहां लोगों को बांटा जा सके, धर्म के नाम पर लुभाया जा सके, ताकि आम आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जूझ रहा है वो उसको भूल जाए। बीजेपी कह रही है कि नए भारत में अब श्री राम की गूंज होगी और इससे देश की जो पुरानी पहचान है, जो गौरव है, वो लौटेगा। ये जो चुनाव होगा वो आर पार का चुनाव होगा, ये मुद्दों का चुनाव होगा, ये जुमलों का चुनाव नहीं होगा, ये जनता का चुनाव होगा। और इसमें जन विरोधी जो बीजेपी सरकार है उसको हटाकर जनता की सरकार। 2024 में राम मंदिर के मुद्दे पे आप लोग को नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए धर्म तो सबका व्यक्तिगत चीज है। हम भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करता है। तो धर्म अपने जगह पे है। और ये देखिए अर्थ युग है, हम लोग जंगलों में नहीं रहते हैं। हम लोग, आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं आपके पैसे खर्च होने लगते हैं। आप मेट्रो लेते हैं, आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, आप खाना खाते हैं, तो पैसों की ज़रूरत सबको है। तो इस युग में एक ऐसे आर्थिक व्यवस्था की ज़रूरत है जो आम जनता को गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से मुक्ति दिलाए। और इस बात के लिए इंडिया गठबंधन कटिबद्ध है। हम इनकी जो अर्थव्यवस्था की सच्चाई है वो जनता तक पहुंचाएंगे। और हम कैसी एक अर्थव्यवस्था की कल्पना करते हैं जो हमारी सरकार आने पर आएगी, उस अर्थव्यवस्था का संदेश जनता तक पहुंचाएंगे। और जनता इस संदेश को समझेगी, और इनके जो एक आडंबर है, उस आडंबर को, एक जो साजिश, एक तरह से जन भावना के साथ जो साजिश की जा रही है, उसका भंडाफोड़ होगा और जनता हमें अपना समर्थन देगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।